मैं सरफराज पठान एबीपी नासिक टीवी से। एबीपी नासिक टीवी हमेशा सच के साथ। नासिक के काठे गली में सातपीर दरगाह पर जो नासिक महानगर पालिका की और पुलिस प्रशासन के बंदोबस्त में जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को लेकर नासिक शहर में काफ़ी चर्चा है। एक तबके में चर्चा है क्या वो अनधिकृत है और एक तबके में चर्चा है कि वो अधिकृत है। कार्रवाई अधिकृत हुई है या अनधिकृत हुई है, जानने के लिए और समझने के लिए यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले वकील है और ट्रस्टी भी है। इनसे समझने की और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कार्रवाई है ये अधिकृत है या अनधिकृत है। भाई, सबसे पहले तुम्हारा नाम बताओ। मेरा नाम तबरेज शब्बीर इनामदार है और मैं हजरत सैयद सातपीर बाबा दरगाह का चेयरमैन हूँ। भाई, अभी जो सातपीर की दरगाह पे जो कार्रवाई हुई, सोशल मीडिया के जरिए हमको ये दिखाया है कि भाई ये अनधिकृत थी और इसके ऊपर एक नामची नामदार के बोलने पर ये कार्रवाई हुई, ऐसा सोशल मीडिया के जरिए बताया गया। इसके ऊपर क्या बोलेंगे? नहीं, वो गलत बात है। वो अधिकृत संस्था है। वो 2010 के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गई, वक्फ रजिस्ट्रेशन हो गई है। इसके एविडेंस मेरे पास अभी है, हाल फिलहाल हाथ में ही है मेरे। और नगर पालिका के ऊपर कंटेन ऑफ कोर्ट का और स्टे का भी उसके ऊपर ऑर्डर आ गया है कि भाई इन लोगों को मालूम थी बात कि वहाँ पर नगर पालिका को स्टे है यहाँ पर, उसके बावजूद भी उन्होंने अतिक्रमण की। अभी इसके पीछे क्या हेतु है हम लोग नहीं जानते, पर हमारे को मालूम है आगे क्या करना है, क्योंकि भारत का संविधान है, संविधान के हिसाब से हम चलने वाले लोग हैं। और ख़ास करके हमारे हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है, क्योंकि हमारे ट्रस्ट में हिंदू मुस्लिम सब जात के पूरे धर्म के लोग हैं। तो इसको सियासत ना करें। और दूसरी बात यह है कि भाई जो फेक न्यूज़ है, तो अनधिकृत के जो मामले बात कर रहे हैं, पहले उन्होंने एविडेंस देख के दोनों तरफ से बाजू पत्रकार का काम रहता है कि भाई दोनों की छानछाड़ ले करके इसमें सच क्या है झूठ क्या है इस चीज़ की पूरा कंफर्म करें और उसके बाद बातमी दें। नहीं, जो हमने सोशल मीडिया पे देखा और जो अभी फिलहाल में पब्लिक में चर्चा चल रही है कि भाई वो अनधिकृत है, तो उनका बोलना है, उसकी हमारे को कोई जानकारी नहीं मिली कि अनधिकृत कैसा है। इसलिए हमने सोचा कि हम ट्रस्टियों से और सामाजिक कार्यकर्ताओं से पता चलेंगे कि उन्होंने अनधिकृत बोला है, तो ये अनधिकृत है क्या नहीं। नहीं, अनधिकृत कैसे क्या होता है? जब वो प्रॉपर्टी वक्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड की है, उसका रजिस्ट्रेशन है, तो उसको अनधिकृत कैसा बोल सकते हैं? मतलब शासन प्रशासन की जो परवानगी परमिशन लगती है वो सारी आपके पास है और मालकी हक भी आपके मालकी हक भी है, हमारे पास 7/12 भी है और ऐसा सब एविडेंस है हमारे पास में कि जिसका हमारे पास सही हर चीज़ का सही जवाब है। अच्छा, मतलब आपका बोलना ये है कि जो कार्रवाई हुई है वो अनधिकृत हुई है, इनलीगल तरीके से हुई है, उसके खिलाफ में आपका आगे क्या एक्शन रहेंगे? नहीं, आगे तो देखो, आगे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि कैसा है, सच हमेशा सच ही होता है। वो आज न कल तो सामने आने ही वाला है सबके कि भाई वो सबसे पहली बात तो कि नगर पालिका की गलती ये है कि उनको जानकारी थी कि भाई यहाँ पर स्टे है। सेकंड थर्ड पर्सन तीनों लोगों को पता था कि भाई इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी मैं सुबह में 7:30 पौने 8 बजे नगर पालिका अतिक्रमण कर रही थी, तो हम शहर खतीब और हम लोग, जब शहर के जिम्मेदार शहर खतीब और मैं, हम दोनों वहाँ पर गए। हमको जाने भी नहीं दे रहे थे। हम जाने के बाद उनको रिक्वेस्ट किए कि मैं चेयरमैन हूँ, ये शहर के खतीब है, आपको हमारी बात सुनना पड़ेगी। तो वो पुलिस उपायुक्त तो जो झगड़े मैडम जो है उसको हम मिलने के बाद में उनको बोला गया कि भाई यहाँ पर स्टे है, आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ये कायदे का उल्लंघन होगा। तो उन्होंने साफ अल्फाज में बताया कि आप कोर्ट में जाइए, आपको जो करना है वो कीजिए। क्या लगता है इसका कारणीभूत कौन है? नहीं, ये तो अभी देखो प्रशासन किसका सुनती है, वो ये पूरे सरेआम पब्लिक को पता चल गया है, क्योंकि सियासत का मामला पूरा गर्म है। किसका क्या पेट दुखता है, किसका नहीं दुखता है, वो पब्लिक को सब जानती है। पर हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। एज अ ट्रस्टी, समाज के नौजवान जो एक तबका है, जो भी एक उनके अंदर एक रोष पैदा है कि भाई ये जो कार्रवाई हुई है ये इनलीगल तरीके से हुई है, उन नौजवान बच्चों को क्या संदेश? नहीं, देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई मेरी तो आपको सबको एडवाइस है, जैसे अपना घर है, घर की कैसी देखभाल करते हैं, इसकी लाइट गई हुई है, उसका बल्ब गया है, गुड नाइट लगेंगी, ये सब चीज़ें लगेंगे, तो तमाम अल्लाह की जो प्रॉपर्टी है, जो मुस्लिम वक्त बचाओ जो है, ये अल्लाह की रहमा में जब प्रॉपर्टी जो भी इसको बचाया जाए।
डॉक्यूमेंट्सली हर चीज़ की जगह पे क्लियर किया। जैसे आज हम बैठे हुए हैं, हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, और कोर्ट के दरवाजे खुले होने के बाद भी नगर पालिका जैसी गवर्नमेंट पार्टी को स्टे ला चुकी है, तो कुछ ना कुछ एविडेंस होंगे हमारे पास में। मोस्टली इंपॉर्टेंट बात बोले तो ये है कि भाई पेपर वर्क अच्छे से करना होना चाहिए सब यंग पीढ़ी लोगों ने, और सीनियर लोगों ने उनको सबको सजेशन देके गाइडलाइन करके इस चीज़ को मुकम्मल तरीके से करना चाहिए। ट्रस्टी की बातों से तो यही लग रहा है कि ये जो कार्रवाई है ये पूरी तरीके से इनलीगल है। यहाँ पर कुछ एडवोकेट है जो सीनियर लॉयर है जो सामाजिक कामों में काम करते हैं, और इस चीज़ों को वो किस एंगल से देखते हैं, ये जो कार्रवाई उसको किस एंगल से देखते हैं, और वो इसके अंदर अपना क्या सजेशन देना चाहते हैं। सर आपका नाम बताएं। एडवोकेट दिलावर खान पठान। सर आप ये कार्रवाई को किस एंगल से देखते हैं? नहीं, ये कायदे से अगर देखा जाए तो ये जो एक्टिविटी जो है कॉरपोरेशन की ये इलीगल है, क्योंकि जब महाराष्ट्र राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में सात पीर दरगाह को और उसके जो कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ने के लिए अगर स्टे दे दिया है, और पेपर पे से जो हमने पेपर देखे उस पे से तो लग रहा है कि उन्होंने स्टे दिया है। अब अगर स्टे दिया है तो स्टे का स्टडी इन लोगों ने करना चाहिए था। अब इतनी बड़ी लेडी आयुक्त तो बोले तो क्या IAS लेवल की लेडी है वो, तो उन्होंने ये इसका स्टडी करना चाहिए था कि भाई ये इसमें क्या है, और उसका पूरा इतिहास निश्चित लोगों के आर्जा आ रहे, लोगों के तकरार आ रहे हैं, तो वो आर्जा और तकरार का क्लासिफिकेशन करके उसकी सर्च करना चाहिए था। उनको दोनों पार्टियों को बुला के उनके कागज पत्र मांगने चाहिए थे, तुम्हारी यंत्रणा लगा के उसको तपास करना चाहिए था। वो नहीं करने के बजाय अगर तुम उसको आएंगे और किसी के एक के दबाव में वो तोड़ देंगे तो ये इलीगल है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मतलब आपका एलिगेशन ये है कि शासन ने जो कार्रवाई की है ये विदाउट इंटीमेशन दी है और एक तरफा कार्रवाई की। ये एक तरफा कार्रवाई कही जा सकती ना। तुमने पूरा फौज फाटा लेके एक आदमी एक लोगों पे दबाव लाने का ये कोई ज़रूरी नहीं था। तुमने जो लीगली जो पेपर है वो पेपर तपासना ज़रूरी था। तुम्हारे जैसे आयुक्त लेवल के आदमी ने अगर महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड दे रहे हैं तो पूरे महाराष्ट्र के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल है, और वो ट्रिब्यूनल जब एक स्टे दे रहा है तो कागज पत्तर देख के देगा। उधर डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का आदमी बैठा हुआ है, वो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का आदमी तुम्हारे कागज पत्तर देगा, वो भी उसको भी जवाबदेही है क्या नहीं? अगर वो स्टे दे रहा है तो उसको भी जवाबदेही गवर्नमेंट को देना पड़ेगी। तो उनके जो पूरा पेपर है उस पर से तो लग रहा है कि ये प्योरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है। इसको जो आयुक्त है और जो जिन लोगों ने भी इनको मदद की है, अतिक्रमण विभाग है, इनके खिलाफ इन्होंने जाना चाहिए, और इसका लीगली तो फिट केस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जिस तरीके से कार्रवाई हुई है आपको लगता है कि इलीगल तरीके से हुई है, आपके आगे एज अ सीनियर लॉयर और एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति होने के नाते आप आगे इसके खिलाफ क्या करने वाले? नहीं, ये जो लोग हैं इनके खुद के एडवोकेट है, वो उनको जो लीगल एडवाइस है वो तो देंगे ही। और हमारी लीगल एडवाइस तो ये है कि ये तुम्हारे जो पेपर है उस पे पेपर से तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दिखता है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दे के ये जिन लोगों ने दबाव के नीचे ये सब चीज़ें की है उसको उन्होंने देखना चाहिए। ये गलत बात है ना, तुम एक समाज के दबाव में आएंगे दूसरे समाज पे। इधर अगर भारतवर्ष में तुम्हारे को कॉन्स्टिट्यूशन दी है, सबको इक्वल अधिकार दिए है, रिलीजन के भी अधिकार दिए है, तुम्हारे रिलीजन प्लेसेस के भी अधिकार दिए है, और रिलीजन प्लेस अगर उन्होंने नोंदणीकृत रजिस्टर है तो रजिस्ट्रेशन भी क्या हवा में थोड़ी होता है। रजिस्ट्रेशन के भी सब प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस जाने के बाद उसको जगह की उसके पंचनामे होने के बाद 10 लोगों का विटनेस लेने के बाद सब डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया ना, ऐसा ही लगेज। और अनाधिकृत क्या है उसका? दरगाह तो अधिकृत ही है ना। नहीं, जैसे उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जो माहौल बनाया, उन्होंने कहा कि ये ओपन स्पेस में जो बिल्डर का जो एक साइट था उधर उसका ओपन स्पेस था, इन्होंने उसको रिकवर कर दिया। अभी यहाँ भी अगर लीगली और डॉक्यूमेंट्री कभी जाएंगे तुम तो ये जो लोग बोल रहे हैं, मैंने जो सुना कि 25 साल से हम रह रहे और 25 साल से हम इनको अर्जी दे रहे। जब वो दरगाह 100-200 साल पुरानी है, हाँ, और जब ये इमारत आजू बाजू बनी तो दरगाह की पोजीशन देख के उन्होंने बिल्डिंग के परमिशन देना चाहिए था ना। जो लोगों तुमने आजू बाजू रहने वाले
तुम अगर वो जो जिसकी जगह है, जिसकी दरगाह है, वो यूएलसी के हिसाब से 1976 के अंदर थरा के पीरा के धड़के हैं। सोसाइटी 1998 के अंदर लॉन्च करी, 2001 के अंदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला। तो सीधा सीधी बात है कि भाई पहले बिल्डिंग बनी या दरगाह बनी? दरगाह बनाई नहीं जाती है, दरगाह ऑलरेडी बनी रहती है, उसके बाद में सब दुनिया के डेवलप होते हैं। अब वो ऑथोराइज है या नहीं है, ये फैसला कोर्ट करेंगे। नहीं ऑथोराइज, देखो अगर वो जगह दरगाह की है तो परमिशन देते टाइम नगर पालिका ने वो सब चीज़ें देखना चाहिए था कि भाई इधर ये दरगाह है और दरगाह की जगह है, और फिर उसको तुमने ओपन स्पेस में कैसे लाने की चाहिए? तो पूरी जगह दरगाह की है तो तुम उसको ओपन स्पेस में नहीं ला सकते ना। तुमने पूरे डॉक्यूमेंट देख के, अगर इनके 7/12 के उत्तारे पे अगर 256 स्क्वायर मीटर जगह बता रहा है दरगाह के लिए, तो तुमने फिर दरगाह को ओपन स्पेस में कैसे क्या डाला? ये भी देखना चाहिए ना, दरगाह ओपन स्पेस में कैसे आई? ये तो बाकी दरगाह तो 150, 200, 300 साल पुरानी है, तो ये सब इन्होंने बनाया बुनाया मैटर है। यही इन्वेस्टिगेशन इनके नगर रचना ने करना चाहिए था, यही इन्वेस्टिगेशन आयुक्त साहब ने करना चाहिए था। यही इसका नासिक महानगर पालिका का फेलियर है। हाँ, बहुत उनका ही फेलियर है ये, उन्होंने ये सब लफड़ा करके रखा है। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ है। भाई आपका नाम बताइए। मैं अजीज पठान, मुस्लिम सोशल एसोसिएशन का कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश का। ये जो कार्रवाई हुई है भाई, इसको किस एंगल से देखते हैं आप? क्या ये कार्रवाई जो हुई है अधिकृत है, अनधिकृत है, और समाज को एक संदेश क्या देना चाहेंगे? समाज को तो मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले अमन और शांति कायम रखें, किसी की भी तरीके का कोई उद्रेक ना करे। ये लड़ाई कानूनी है और कानून के साथ में ये लड़ाई पॉलिटिकल है। सही मायनों में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का पूरा एक आज जो नक्शा बन रहा है, ये पूरा एक धार्मिक नक्शा बनाने की कोशिश, जिसके अंदर 2014 से भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली, उसका रिजल्ट लेने की कोशिश वो हर टाइम पे करते हैं। लेकिन पिछली लोकसभा में कुछ धक्के लगने की वजह से अभी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी होशियार हो चुकी है और उसने अपना हिंदुत्व का एजेंडा पहले सिर्फ लोकसभा में और विधानसभा में यूज़ करते थे, लेकिन अब उन्होंने नगर पालिका, महानगर पालिका और ग्राम पंचायत तक इसको लाने की कोशिश की है। इसके अंदर आज दिन तक कभी हमारे देश में जितना जातिवाद नहीं था, वो जातिवाद फैलाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और उसी को बुनियाद रखते हुए जब बार बार एक मीडिया के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन जो महानगर पालिका के इलेक्शन के ताल्लुक से 25 फरवरी को आने वाला है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो महानगर पालिका बड़ी महानगर पालिका है, चाहे वो मुंबई महानगर पालिका हो, नागपुर हो, नासिक हो, पूना हो, इसको नज़र में रखते हुए कुछ शोषे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कुछ भोगने के लिए लोग छोड़े गए हैं। उसमें से एक नासिक के अंदर अवेलेबल है, एक कोकण में अवेलेबल है और एक विदर्भ में अवेलेबल है। ये लोग कुछ न कुछ मुद्दा उठाकर, कभी लव जिहाद का मुद्दा उठाकर, कभी लैंड जिहाद का मुद्दा उठाकर इस विषय में गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी तरीके का मुद्दा नासिक शहर के लोकप्रिय आमदार, ये हम नहीं मानते, ये वो मानते हैं जिन्होंने इस विषय को, मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश की है। सही मायनों में ये दरगाह कई सालों से यहाँ पर है, यहाँ पे बहुत से नगर सेवक होके गए, बहुत से आमदार होके गए, लेकिन आज दिन तक किसी ने इस विषय पे छेड़ा नहीं था। लेकिन पिछले इलेक्शन के अंदर कोई एक समाज इकट्ठा होकर अपना निर्णय लेता है तो उसका बदला लेने की भूमिका के अंदर इस चीज़ को, कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की गई। और उसी के तहत अपने प्रशासन का और पांचवी बहुमत का एक हथियार वापरते हुए, जो पांचवी बहुमत विधानसभा में मिला हुआ है, उसका हथियार वापरते हुए आयुक्त पे और पुलिस आयुक्त पे दबाव डालते हुए इस प्रकार का नासिक शहर का वातावरण खराब करने की कोशिश ये लोक प्रतिनिधि होने के बाद में भी कर रहे हैं। सबसे बड़े शर्म की बात है। सही मायने में आप लोक प्रतिनिधि हो, आपने इस संविधान की कसम खाई है और आज आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। इस देश को हम हिंदू राष्ट्र मानते हैं। इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ये हिंदू राष्ट्र मानता है।
इस देश का प्राइम मिनिस्टर हिंदू राष्ट्र मानता है, तो फिर अगर इनका प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री अगर हिंदू राष्ट्र को मानता है तो संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है उस संविधान की किताब को गुंडाल कर रख दीजिए और आपका संविधान यूज़ कीजिए। ऐसी भूमिका हम आज सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा बहुत दिल दुख रहा है कि भारत के संविधान को पैरों तले कुचला जा रहा है, इस देश के संविधान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, ताकि जिन लोगों को सही न्याय चाहिए, जो न्याय मांगने के लिए खड़े रहते हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। आपकी बातों से लगता है कि आपका जो आरोप है ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के कोई लीडरों के ऊपर है। आप खुल के नाम नहीं बता पा रहे, लेकिन आरोप तो सत्ताधारी पार्टी के लीडरों पे लग रहा है, मतलब वही कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के कारणीभूत है। सही बात है, ये पांचवी बहुमत जो मिला है, नाम लेने में मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन हर जगह पे एक नया आदमी खड़ा किया जाता है। जैसा कोकण में खड़ा किया जाता है, कहीं नासिक में खड़ा किया जाता है, कहीं विदर्भ में खड़ा किया जाता है, कहीं मराठवाड़े में खड़ा कर दिया जाता है। तो आपका बोलना है कि दबाव तंत्र में ये कार्रवाई हुई है और खास करके सत्ताधारी के नेताओं के खिलाफ। पांचवी बहुमत के जोर के ऊपर अल्पसंख्यक और दलित समाज को दबाने की कोशिश पूरे देश से लेकर राज्य तक हो रही है। काफ़ी सारे और भी सारे अतिक्रमण नासिक शहर में है, लेकिन एक विशेष समाज को टारगेट करना और उसके पुरता ही कार्रवाई करना, ये भी एक नासिक शहर में चर्चा है। एक और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाई नाम बताओ। मेरा नाम फ़हीम शेख है। ये जो कार्रवाई हुई इसको आप किस एंगल से देखते हैं, और भी सारे अनधिकृत धार्मिक स्थल है या फिर ऐसे कोई भी और भी प्रॉपर्टीज़ है, उसके ऊपर ना कार्रवाई करते हुए इसी सात पीर की दरगाह पे कार्रवाई करना और इसका एक बड़ा प्रोपोगेंडा करना, किस एंगल से देखते हैं? सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई जो है ये पूरी तरह इलीगल थी, और ये कार्रवाई के दौरान, इसके पहले जो कार्रवाई होने के पहले हमने सोशल मीडिया पे जितने भी वायरल पोस्ट हो रहे थे जो धार्मिक द्वेष फैला रहे थे, ऐसे आरोपियों के खिलाफ हमने स्थानिक पुलिस स्टेशन, पुलिस आयुक्त यहाँ पर कई बार हमारे कंप्लेंट दायर की। उसके बारे में हमने बहुत बार उनका फॉलोअप लिया, तो पुलिस स्टेशन से हमारे को कोई रिप्लाई आया नहीं। हम बार बार पुलिस स्टेशन पे चक्रे मार मार के थक गए, पर जिस दिन ये धार्मिक स्थल जो टूट रहा था, जो उनको अवैध तरीके से तोड़ रहे थे, वही आरोपी जिनके खिलाफ हमने पुलिस स्टेशन में अर्जी दी थी, वही आरोपी स्थानिक आमदार के साथ में कंधे को कंधा लगा के खड़े थे। तो हमारा पुलिस प्रशासन से एक ऐसे पूछना चाहते हैं कि ऐसे आरोपियों को आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया, जो हमारे नासिक का माहौल ख़राब कर रहे हैं। नासिक एक गंगा जमुना तहजीब का एक उदाहरण है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर त्यौहार, हर मज़हब के लोग साथ में करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ना, सात पीर सरकार जो दरबार है, जैसा हमारे सादिक शाह हुसैनी सरकार है, नासिक के शहंशाह, जिनको यहाँ पर मुस्लिम से ज़्यादा दूसरे कम्युनिटी के लोग वहाँ पर आकर फैज़ मिलता है, उनको वहाँ पर आने के बाद में सुकून मिलता है। और यहाँ की जो हमारी ट्रस्ट है, जैसे हमारे ट्रस्टी है सात पीर दरगाह के, इनसे हमारे को जब पता चला कि उसमें ट्रस्ट में मुस्लिम से ज़्यादा बाकी समाज के लोग साथ में हैं। कल हमने देखे कि जितना मुस्लिम को दुख नहीं हुआ उतना हमारे दूसरे भाइयों को दुख हुआ है। मतलब सात पीर की बॉडी के ऊपर हिंदू समाज के भी कुछ लोग हैं वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, कल ही हमारे को पता चला कि वहाँ पर हिंदू समाज के भी, हिंदू नहीं, वहाँ पर सिख समाज के भी है और बहुत सारे बाकी वाल्मीकि समाज के बहुत सारे लोग हैं। जितना दुख हमारे मुस्लिम को नहीं हुआ उतना दुख उनको भी हुआ है। पर मैं प्रशासन से पहले एक ही पूछना चाहता हूँ, ये सारी बातें तो बात की है, जो आरोपी जिनके खिलाफ हमने बार बार पुलिस स्टेशन पे तकरार अर्ज दाखिल की है, जिसके हमारे पास में रिसीव है, पुलिस प्रशासन इतना सोया हुआ है कि वही आरोपी यहाँ की स्थानिक आमदार उसके साथ में कंधे को कंधा लगा के खड़े और मोर्चा निकल रहे, जाके धारा 144 नासिक में लागू हुई थी, वहाँ का धारा 144 का उल्लंघन करके ये आरोपी लोग वहाँ पर खड़े, इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? मतलब आपकी मांग है कि उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई भी हो? कायदेशीर कार्रवाई, क्योंकि वो द्वेष फैला रहे हिंदू मुस्लिम समाज में। ये कुछ गिने चुने लोग हैं, यहाँ पर हिंदू समाज पूरा नहीं, ये कुछ गिने चुने लोग ही है जो समाज कंटक जो है ये पूरे समाज में नासिक का माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो हमारा पुलिस प्रशासन को वापस से एक है, अगर पुलिस प्रशासन ने ऐसे आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया तो पूरा नासिक का हिंदू मुस्लिम समाज पुलिस प्रशासन को घेरा डालेगा। सामाजिक कार्यकर्ता फ़हीम शेख का
ये बोलना है कि भाई पुलिस ने भी सो मोटो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो दो समाज में तेढ़ निर्माण कर रहे हैं। हमारे जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले एडवोकेट भी है, नाम बताओ। मेरा नाम सैयद मुदस्सर सलीम मैं वक्फ बोर्ड के और वक्फ ट्रिब्यूनल में और नासिक सिविल कोर्ट में काम करता हूँ। सात पीर के ऊपर जो कार्रवाई हुई इसको किस एंगल से देखते हैं, अधिकृत है अनधिकृत है? कल जो कार्रवाई ये पूरा दबाव तंत्र की कार्रवाई थी। इधर कायदे का किसी ने वापर ही नहीं किया। कायदेशीर पेपर नासिक महानगर पालिका, आमदार मैडम और पुलिस प्रशासन के पास होने के बावजूद भी पेपर को उन्होंने अनदेखा किया है। जैसे कि सात पीर बाबा के नाम से ट्रस्टियों ने वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर एक सूट फाइल की है। उस सूट का नंबर है 168/2024। उसके अंदर 3 एप्लीकेशन फाइल हुए थे। एक एप्लीकेशन फाइल हुआ था ट्रस्ट के तरफ से कि भाई हमें स्टे दीजिए। दूसरा, जब तक स्टे नहीं देते तो एक एग्जिबिट 13 का एप्लीकेशन फाइल किए, उसमें बोले कि जब तक का स्टेटस को दो। तीसरा एप्लीकेशन एग्जिबिट 18 पे कॉरपोरेशन ने फाइल की। कॉरपोरेशन बोले तो नासिक महानगर पालिका। नासिक महानगर पालिका अपने वकील के जरिए वहाँ पे हाजिर होकर बोलती कि हमें जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। तो कोर्ट ने किया गया, दोनों बाजू को सुनने के बाद जब तक का एग्जिबिट फाइल का फैसला नहीं आता, जब तक का नासिक महानगर पालिका ने दरगाह में जाना नहीं, दरगाह के किसी भी बांधकाम को तोड़ना नहीं। नासिक महानगर पालिका ही नहीं, उनके प्रतिनिधि, उनके एजेंट, इन किन्हों ने जाना। वो तारीख जो है, वो ऑर्डर की तारीख जो है 13 सितंबर 2024। 13 सितंबर 2024 से लेकर आज तक वो ऑर्डर कायम थी और इसका पूरा नॉलेज नासिक महानगर पालिका था। फिर भी नासिक महानगर पालिका ने किसी के दबाव में आके पुलिस प्रशासन की मदद से, बताते हैं किसके दबाव में, ये तो सकल हिंदू समाज के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे और हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने की कोशिश है, माहौल ख़राब करने की जरूरत। मेरा ये बोलना था आमदार मैडम को, जिन्होंने यहाँ पे कल मोर्चा लेके आए थे उन्होंने पेपर स्टडी करना चाहिए थे। अगर उनके पास पेपर नहीं थे तो हमसे मांग लेते, हम आमदार मैडम को पेपर देते। पेपर देखने के लिए आमदार मैडम भी प्राध्यापक है KTHM कॉलेज में, उनको 7/12 समझता है। 7/12 पे भोगवटदार सदरी सैयद सात पीर बाबा देवस्थान इनके नाम की नोंद और इतर अधिकार में वक्त प्रतिबंधित सत्ता प्रकार है। अब ये जो 7/12 इस पे जो नोंद ली, ये माननीय मंडल अधिकारी ने तहसीलदार साहब के आदेश से लिया था। इसलिए तहसीलदार साहब के आदेश से लेने की वजह से 7/12 पे आज के तारीख पे ओनरशिप तो सात पीर बाबा की। अब उनका बोलना था गैर लोगों को बहका के कि ओपन स्पेस के ऊपर ये बांधकाम हुआ है। तो ओपन स्पेस आ गया। जब ULC की जब कार्रवाई चली तो उसके अंदर पीरांचे स्थान, कल मैडम बोले कि एकच तिथे थड़ गए, पण जब आप ULC का सर्टिफिकेट देखेंगे उसके अंदर लिखे पीरांचे, अनेक वचन है। अब वो कितने पीर है, वो 7 भी हो सकते, 70 भी हो सकते, उसकी कोई लिमिट नाही। पण वो लोगों को गुमराह काय करे, एकच पीर आहे त्यांच्याबद्दल आम्ही विचार करू। एक पीर कसं काय तुम्ही ठरवू शकता? तुम्ही काय आमदार आहे, तुम्ही शपथ घेतलेली, तुमच्यासाठी हिंदू मुस्लिम दोन्ही सारखे, तुम्ही एका बाजूच कसं काय लोकांना सांगता चुकीचं? पण ते 2000 पासून बांधताय समोरचे जे व्यक्ती आहे त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही इथे अर्ज दिले, तिथे अर्ज दिले, हे दिले। बांधकाम बेकायदेशीर आहे ना, बांधकाम बेकायदेशीर असल्याबाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एक नियमावली ठरवून दिलेली का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तुम्ही नोटीस द्या त्यांना अवधी द्या, तुमचं बांधकाम चुकीचं आहे, बेकायदेशीर आहे, कसं बेकायदेशीर आहे, तुमची परवानगी घेतली का नाही घेतली असेल तर कोणत्या तारखेला घेतली, अशी कोणती तुम्ही नोटीस त्यांना दिली नाही। डायरेक्ट तुम्ही आले आणि म्हणे बांधकाम बेकायदेशीर आहे म्हणून आम्ही पाडतोय। पण कोणत्या सावी बेकायदेशीर झालं ते? आमच्या माहितीनुसार आणि पाहिलेल्या कागदपत्रानुसार संबंधित ट्रस्टींनी तिथे अर्ज देऊन ते गेटचं बांधकाम केलेलं होता आणि महानगरपालिकेने ते अर्जाला आजपर्यंत नामंजूर केलेलं नाही। म्हणजे महानगरपालिकेकडे सर्व माहिती उपलब्ध असताना त्यांनी लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी सदरची कार्रवाई केली नहीं। मतलब आपका बोलना ये है कि जो भी परवानगी लेनी थी उसका बाकायदा पत्र व्यवहार महानगर पालिका के साथ हुआ है, लेकिन महानगर पालिका ने उसको नज़रअंदाज करते हुए कल की कार्रवाई की है। नज़रअंदाज नहीं किया, उसे छुपाया गया है। अच्छा, मतलब जो जानकारी दी गई थी उसको छुपा के और वन साइड कार्रवाई की गई। किसी के तो भी दबाव में कार्रवाई की गई और उन्होंने कंटेम ऑफ कोर्ट किए, डायरेक्ट कंटेम ऑफ कोर्ट, क्योंकि कॉरपोरेशन उसके अंदर पार्टी है, इसलिए सेक्शन 83 वक्फ एक्ट 1995 के हिसाब से वक्फ ट्राइब्यूनल सिविल कोर्ट का इख्तियार रखता है और वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला नासिक महानगर पालिका पे बाइंडिंग था। फिर भी उन्होंने वो चीज़ को नज़रअंदाज करके कार्रवाई की, इसलिए इन्होंने कंटेम ऑफ कोर्ट की। अच्छा, इस कार्रवाई के खिलाफ में आगे आपके क्या तैयारी? हम हो सके तो कल तो वक्त ट्राइब्यूनल पे साहब छुट्टी पे शायद, तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे और अर्जेंट रिलीफ के लिए वक्त पड़ा तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी। एक ही समाज के सिर्फ अनाधिकृत बांधकाम है क्या और भी समाज के है, और उनके ऊपर कार्रवाई होती है नहीं होती? समाज में तो बांधकाम जिधर ओपन स्पेस दिखता है तो सभी बना लेते हैं अपने मनमानी के हिसाब से, पर आज टारगेट किया जा रहा है पर्टिकुलर एक ही समाज को।
सर ये चीज़ तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना कि नगर पालिका के जो ओपन प्लेस है जितने भी है ना, उसके ऊपर आप लोग सिर्फ हमारे वीडियो लेंगे क्या? आपका काम भी है ना कि भाई प्रशासन जो महानगर पालिका में 2009 से जो ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि नगर ओपन प्लेस के ऊपर धार्मिक स्थान नहीं दिया जाए, बांधा नहीं जाए, नया बांधे ना, जो जूने हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये आपका भी काम बनता है, हमारे से सवाल पूछ के मतलब नहीं। हमारे पास में बहुत सारी जानकारी 2016 में बहुत सारे धार्मिक स्थल थे जिनके ऊपर कार्रवाई बात में कभी दिखी नहीं ना तुम्हारी कि नगर पालिका के ऊपर। अभी आपने भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वो बातमी की लिंक भेज दूंगा। लेकिन 2016 नगर पालिका पे पार्टी का अभी आपका भी कहा टूटा सर? हाँ, आपने तो गृह सर कायदी की नहीं सर, वो सब हर चीज हमारे को जान के रही है उस चीज के लिए। खाली हमारा ये बोलना है आपको खाली गरम मसाला मिले तो हमने जो कार्रवाई की मांग की थी वो कागजों के आधार पे की थी, लेकिन वहाँ पर भी दंडशाही की गई। अंतिम आदेश होने के बाद भी आज भी वो भूखंड नहीं तोड़ा गया है। इसकी तो दिलगिरी मैं व्यक्त करता हूँ। तो वो ना सर, फिर सवाल तो बात ये ही ना, जब तुम्हारे ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे जैसे को कहाँ से न्याय मिला? जो सच्ची की राह पे चलने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर के राह में चलने वाले लोगों को न्याय नहीं मिल सकता, इससे ज़्यादा हम क्या बोले? एक और एडवोकेट है जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नाम बताओ। मैं एडवोकेट वसीम सैयद, नासिक में पिछले 13-14 साल से मैं नासिक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ का एक माहौल मैंने नासिक का देखा हूँ कि यहाँ की जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री नासिक के लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो लैंड का जो आज जो मसला पेश आया है, ये लैंड की अगर आपने हिस्ट्री निकाली तो ये लैंड टोटल एरिया ऑफ लैंड जो है ये 12 सर्वे नंबर, ये जो कर्नोलकर है इनको दिया गया है। और इसमें से ये जो लैंड है ये नियर अबाउट 10.5 या 11 एकड़ का ये लैंड है। इसका पुराना जो नंबर है, ये अगर अपन एंशिएंट रिकॉर्ड में अगर जाएंगे, पुरातत्व विभाग पुणे है, यहाँ पे अगर आप जाकर आप इसका डॉक्यूमेंट निकालेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये लैंड का पुराना नंबर 481 था। इसका जो रेवेन्यू सर्वे नंबर यानी क्षेत्रफल पत्र के मुताबिक ये लैंड का सर्वे नंबर हुआ है 480 और इसका एरिया ऑफ लैंड नियर अबाउट 10.5 से 11 एकड़ है। अब जब 1995 या 1985 के अंदर नासिक महानगर पालिका सबसे पहले इजाद में आई, या उससे पहले भी आई होंगी, लेकिन अगर यूएलसी की कार्रवाई, जैसा इसने बताया कि यूएलसी की कार्रवाई, एक यूएलसी एक अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आया है, उस लैंड के मुताबिक होल्डिंग ऑफ लैंड एंड एग्जेम्पशन और एक्सेस, ये जो लैंड होती है ये कितनी रख सकते हैं और कितनी नहीं रख सकते, और कितनी लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन है या फिर वो अपर टेनेंट है, लैंड अपर टेनेंट है, एएलए है, ये सब निकाला जाता है। और जो लैंड के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है ये लैंड एग्जेम्प्ट किया जाता है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको एग्जेम्पशन दिया जाता है। और उसके बाद में फिर वो कितना लैंड ये होल्ड कर सकता है और कितना लैंड नहीं कर सकता है वो उसके अंदर किया जाता है। अब ये लैंड का जब सर्वे हुआ, जब इसका पूरा असेसमेंट हुआ, उसका मेजरमेंट हुआ, मेजरमेंट होने के बाद में जब एक नक्शा तैयार किया गया, उसका जो एरिया थोड़ा 10-10 स्क्वायर मीटर का, 20-20 स्क्वायर मीटर का, 50-50, 100, 200, 500 ऐसा स्क्वायर मीटर का जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ होता है, कुछ भी हुआ होता है, शेड होता है, टीन होता है, जो कुछ भी हुआ होता है उसका वो ऑर्डर में मेंशन किया जाता है। अगर आप 1978 का जो ऑर्डर है वो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें क्लियर कट दिया हुआ है कि पीरांचे स्थान, अब पीरांचे स्थान अगर वहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो प्योरली ये वक्फ लैंड हो गई। ये लैंड की पूरी जानकारी नासिक के लोगों के सामने आनी चाहिए, और ये सब लैंड की जब जानकारी आएंगी तो आपको पता चलेगा कि जितने भी नासिक के अंदर जो बड़े बड़े गार्डन्स है, जो भी प्लेग्राउंड है, जो भी स्कूल गवर्नमेंट का जो भी प्रोजेक्ट है, ऑफिसेस है, ये सब उस लैंड पे बने हुए। कोई भी गवर्नमेंट ने खरीदी हुई लैंड नहीं है, ये सब मुस्लिमों की लैंड है। ये मुस्लिमों ने जो नज़रअंदाज किए या फिर उनकी कम पढ़ाई की वजह से या वो ध्यान नहीं देने की वजह से ये सब लैंड जा चुकी है। और अब ऐसा ही एक मैं किस्सा बता दूँ कि आज जो कल कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई जब हुई है वो पूरी तरीके से इलीगल है। ऐसे एक कार्रवाई करने के लिए हमने नासिक के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सूट फाइल किया हुआ है। उसका नंबर है रेगुलर सिविल सूट नंबर 876/2023। अब ये 2022, तो ये सूट के अंदर क्लियर कट हमने मांगा हुआ है कि नासिक का सात्विक नगर का एक एरिया है, वो एरिया के अंदर 1490 स्क्वायर मीटर लैंड जो है ये ओपन स्पेस यानी आजू बाजू के जो 42 प्लॉट है, ये प्लॉट धारकों के लिए वो लैंड ओपन स्पेस रखा गया है। लेकिन वहाँ पे आजू बाजू के लोगों ने एक छोटा सा पहले वहाँ पे मूर्ति लाके रखा। मूर्ति लाके रखने के बाद में वहाँ पे ये जो सोसाइटी के जो आजू बाजू के जितने भी 42 प्लॉट होल्डर है, ये तकरीबन
20 बिल्डिंग है वहाँ पे, 20 से 22 बिल्डिंग है, ये सब मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम लोग वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे वो एक मूर्ति ला के रखे, तो भाई जाने दो, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मूर्ति ला के रख दिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने वो, अभी 2010 के बाद में की बात है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, सर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, अगर कोई जगह जिससे दिक्कत हो रही होंगी और जो ओपन स्पेस में बनी है या फिर इलीगल बनी हुई है उसको तुम निकाल दो। अब ये जो लैंड थी, कल का जो किस्सा पेश आया, ये जो रास्ता है, रोड है, जो रोड से कम तकरीबन 25 फुट अंदर है, तो किसी को ये दिक्कत नहीं थी, क्या आने जाने को किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। और ये पूरा रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी कल की कार्रवाई इलीगल तरीके से प्रेशर के अंदर की गई। अब ये कल का मेरा जो सूट चल रहा है, ये सूट के अंदर उन्होंने शुरुआत में एक छोटा सा मूर्ति ला के रख दिया, उसके बाद में वहाँ पे यानी बिल्डिंग है बाजू में, जो बिल्डिंग है प्लॉट नंबर 36, 37, वो प्लॉट का छोड़कर उन्होंने बताया परमिशन वहाँ की और कंस्ट्रक्शन किया ओपन स्पेस में। किसका? सामाजिक सभागृह का, जबकि वहाँ के लोगों की डिमांड नहीं है और कानून है, यानी एक कानून है, अगर तुमको ओपन स्पेस में कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ के लोगों की परमिशन लेनी चाहिए। 3 परमिशन वहाँ पे मिलेंगी तो ही तुम वो सामाजिक सभागृह हो या फिर कुछ भी हो, तुमको बांधना की परमिशन। लेकिन वहाँ पे परमिशन नहीं दी, लेकिन कुछ लोगों के दबाव में आकर वहाँ पे सामाजिक सभागृह बांधा जा रहा है। और वैसा ही तरीके से अभी फिर से कॉर्नर के ऊपर फिर से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुंबई नाका पुलिस स्टेशन, पुलिस आयुक्त, महानगर पालिका आयुक्त, जिलाधिकारी साहब, मंत्रालय, गृह मंत्री, राज्यपति, सबको हमने बाकायदा लेटर भेजा है, एप्लीकेशन दिया हुआ है, कंप्लेंट की हुई है, लेकिन किसी भी तरीके का कुछ भी कार्रवाई हो नहीं रही है। तो मतलब ये इससे यही दर्शाता है कि एक विशेष समाज को रेड कारपेट दिया जा रहा है और एक विशेष समाज को टारगेट किया जा रहा है। यस, 100%। और इसमें जो है वो पूरे तरीके से आज के जो नासिक के जो विद्यमान आमदार है, ये वो जो सात्विक नगर है उनका उसको सपोर्ट है, ऐसा वो बताया जाता है। कोर्ट में जब वो केस आई तो बताया गया कि ये आमदार निधि तुम काम के लिए जाते। जब हमने आमदार निधि का वहाँ पे हमने बताया, सार्वजनिक बांधकाम विभाग में गए तो क्राइटेरिया है कि जब भी आपको कोई काम करना है तो वहाँ पे एक बोर्ड लगाइए कि ये किस में निधि, कौन सा निधि आया है, कितना निधि आया है, इसका ठहराव कब हुआ, ये कौन कर रहा है, कंस्ट्रक्टर का कॉन्ट्रैक्टर का नाम, ये सब आना चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं, सब जब हमने कोर्ट में जाके वो केस दायर किया तब जाके एक ब्लू कलर का एक वहाँ पे बोर्ड ला के लगा दी और फिर बाद में अब निकाल दिया और फिर से कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। ऐसी इलीगैलिटी जो ओपन स्पेस है, यानी 42 ब्रीदिंग स्पेस बोल रहा है, जैसे लंग स्पेस वो जो होता है, और लंग स्पेस होता है, ब्रीदिंग स्पेस होता है, और वो लोगों के लिए वो रिजर्व रखा हुआ था ओपन स्पेस, लेकिन उसका पूरी तरीके से उल्लंघन करते हुए वहाँ पे मंदिर बांध दिया गया, वहाँ पे उसका सामाजिक सभागृह बांध दिया और अभी दूसरा कंस्ट्रक्शन सर्वेंट क्वार्टर बोल के ना कर रहे। अभी हमने नगर पालिका को बताया कि ये सब इलीगल है, विदाउट परमिशन है, विदाउट एनी क्या बोलते हैं ना, उसको कुछ किसी भी तरीके का लीगल बेस नहीं है, प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सब एक तरफा कार्रवाई हो रही है, हर जगह पे मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। तो मेरी पूरे समाज के लोगों से एक इल्तिजा है कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर आप सब ये जो अदारे अपने या फिर जो कुछ जितने भी इंस्टीट्यूशन है, इसको सही तरीके से सही लोगों के ज़रिए आप इसको एक फ्रेमवर्क में लाकर इसको बचाइए, वरना आपको हिंदुस्तान में रहना ये मुश्किल कर देंगे और आपको आवाज़ उठानी होगी। हम जो एडवोकेट हम आपके साथ में हमेशा है, जिसको भी हमसे काम चाहिए वो हमारे तक आइए, हमारे से हमको मशवरा कीजिए, उसमें जो भी लीगल जो भी उसका जो एडवाइस होगा हम पूरी तरीके से लीगल एडवाइस आपको देंगे। कुछ और सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता और है, आपका नाम बताओ। रफ़ीक बिलाली मेरा नाम है। सात पीर के ऊपर जो कार्रवाई हुई इसको किस तरीके से देखते? सात पीर के ऊपर जो कार्रवाई हुई, ये पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए था क्या, लेकिन ये हो गया, क्योंकि ये अनलीगली तौर पर जो भी है गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कार्रवाई किया। यानी अनलीगली तौर पर कैसे कार्रवाई किया है कि जब भी कोई मामला आता है किधर भी अतिक्रमण करने का है तो 15 दिन की नोटिस दी जाती है या इंफॉर्मेशन दी जाती है, या उसके साथ में जो वहाँ के जो स्थानिक जो लोग होते हैं पार्टी के, तो वो उनको पक्षधारियों को बुलाया जाता है, उनके साथ में मीटिंग की जाती है, उनको नोटिस दिया जाती है कि भाई ऐसा ऐसा हम लोग करने वाले। ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं, अचानक आते हैं, मैं भी आ रही हूँ तुम भी आओ, ऐसा बोल के वो लोग आए इधर और प्रशासन को भेज दिए। प्रशासन ने उनकी बातों को मान लिया और वो अतिक्रमण कर दिया, जिसमें डिपार्टमेंट भी जुड़ा हुआ है और प्रशासन भी जुड़ा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था, ये हमारे दिलों को, हमारे भावनाओं को इसके अंदर दुखित किया गया है
इसके लिए हम बहुत ज़्यादा दुख में हैं, क्योंकि ये किसी एक समाज का नहीं था वो स्थान। इसमें सभी समाज के लोग आते हैं और जिस तरह से सभी समाज के सभी भारतीयों का जो दिल दुखाया इन्होंने, वो बड़ा दुखित हमारे लिए रहा है। यानी वो दिन हमारे लिए काला दिन रहा है और मैं इसके लिए बड़ी निंदा करता हूँ। वकील साहब, 2016 में जो हाईकोर्ट का डायरेक्शन था, जो अनधिकृत कई सारे धार्मिक स्थल थे, उसमें मस्जिद थे, दरगाह थे और भी धार्मिक स्थल थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, उसका आज का स्टेटस कुछ आप बता पाएंगे? वो कम से कम 7,790 ऐसे पूरे इलीगल ये है, और उसमें सब समाज के हैं। और अगर वो इलीगल है, नासिक महानगर पालिका के ओपन स्पेस पे है, खुली जगह पे है, तो इलीगल है तो तोड़ना चाहिए। कोई भी समाज का उसमें क्या, कोई भी समाज जो उनको तुमको इलीगल कंस्ट्रक्शन करने का, इलीगल ये करने का कायदा कोई अथॉरिटी देता नहीं। अगर कोई भी समाज ने इलीगल एक्टिविटी करे ली है तो वो मैटर तोड़ना चाहिए। ऐसे कोई धार्मिक स्थल है जो अभी भी अनधिकृत है, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए एक विशेष समाज को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, ऐसे एक जहाँ पर ये जो अतिक्रमण का कल कार्रवाई हुई, इलीगल अतिक्रमण की जो कार्रवाई हुई, उसी को लग के जो सिग्नल है, वहाँ पर एक जो धार्मिक स्थल है जो तो डिमोलिश कर दिया गया था, उसको इलीगल तरीके से बनाया गया, जो प्रशासन के एकदम नज़रों के सामने था। हम ये नहीं कहते कि वो किसका धार्मिक स्थल, पर एक बात है, अगर आप एक वन साइड कार्रवाई कर रहे हो तो आपके आंखों के सामने था, फिर आपने वो कैसे छोड़ा? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये क्या इलीगल है और क्या लीगल है, ये काम प्रशासन का है। ये काम कोई संगठन का और कोई गुंडागर्दी करने वालों का नहीं है। जैसे कल हमने नासिक शहर में देखा, गुंडागर्दी के प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर। अरे आप आमदार हो, आप एक जात के आमदार नहीं हो, आपको पूरे समाज का आमदार प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया है। आपने सिर्फ एक ही बाजू पकड़ के और आप एक नारा लगाते हो, जय श्री राम का नारा लगा के जो रास्ते पे उतर। जय श्री राम, राम भगवान कोई एक समाज के नहीं है। जिस तरह हमारे हुजूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हमारे सिर्फ मुस्लिम समाज के नहीं है, ये सर्व समाज के, वैसे ही श्री राम भगवान, बजरंगबली कोई एक समाज के नहीं है। वहाँ पर दरगाह पर आने वाला हर एक आदमी हर समाज का है। तो मेरा एक ही आपसे ये कहना है कि ये जो अतिक्रमण निकालना या अतिक्रमण का एक्शन लेना, ये काम प्रशासन का है, ना कोई संगठन या किसी गुंडे का या ना कोई लोक प्रतिनिधि का है। अगर नासिक शहर में, खास करके मेरी आपसे विनती है, प्रशासन को आप हमारा संदेशा पहुंचाएं, अगर नासिक शहर में किसी को मंदिर में घंटी बजने की वजह से प्रॉब्लम होता है, मस्जिद में अजान देने से प्रॉब्लम होता है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से प्रॉब्लम होता है, या अनधिकृत बांधकाम जैसा बताते हैं उसके वजह से प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रशासन को बोले, प्रशासन से बात करें और प्रशासन हमारे पास आए। अगर वो धार्मिक स्थल हिंदू समाज का है तो वहाँ के लोगों से बात करें, उनसे बात करने के बाद में एक्शन ले, ना कि कोई संगठन, कोई दहशतगर्द संगठन के प्रेशर में आके या कोई पॉलिटिकल प्रेशर में आके किसी की दिल दुखाए, क्योंकि भावना दुखाना बहुत गलत चीज़ है। और कल की घटना ना सिर्फ मुस्लिम समाज की भावना को ठेस पहुँची, ये तमाम हिंदू मुस्लिम समाज की एकता को ठेस पहुँची। तो मेरी प्रशासन से आपके ज़रिए एक ही विनती है, अगर कहीं भी नासिक शहर में किसी को अगर मंदिर से तकलीफ़ है या किसी को मस्जिद से तकलीफ़ है या मदरसे से तकलीफ़ है, तो ऐसी गलत कार्रवाई करे ना। और जो भाई ऐसे संगठन, दहशतगर्द संगठनों का नाम ले यानी उनके साथ आते हैं, तो मेरी उनसे खास करके रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसे संगठनों के साथ ना आए जिसके वजह से हमारे जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको ठेस पहुँचे। आपके ऊपर जब गुनाह दाखिल होता है ना, तो ये संगठनें भाग जाती हैं, कोई संगठन नहीं आती छुड़ाने के लिए, हमारे घर का ही आता है। तो मेहरबानी करके ऐसे दहशतगर्द संगठनों के साथ में ना आए, इतनी हमारी आपसे रिक्वेस्ट। एक और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े अभी फिलहाल में, नाम बताओ भैया।
मेरा नाम नाजिम शेख है। मराठी में बोलूँ चलेगा? चलेंगे, मराठी बोलो। जो कार्रवाई हुई है 7 पीर को, इसको आप किस एंगल से देखते? एक्चुअली सरपंच भैया ऐसा है कि आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, तो आप जैसा 2 साइड होती है सिक्के की, टेल और हेड, तो दोनों होने चाहिए। मैं 20 साल से वहाँ पे श्रद्धालु हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पर रोज जाता हूँ, मेरे बच्चों को लेके जाता हूँ। 20 साल से वो दरगाह देख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि 9 तारीख की रात को जो इंस्टाग्राम के ऊपर एक जो पोस्ट आई थी कि वो जो वहाँ पर जो दरगाह है उसके अंदर बाकायदा आप इंस्टाग्राम पे अभी भी जाके देख लो, उसके अंदर कमेंट्स आए कि वो थड़गिया हम हटाएंगे, जो भी XY उन्होंने दिया, बराबर। तो ये सब चीज़ें ट्रस्टी लोगों के साथ में आई। 10 तारीख को जब हम पुलिस स्टेशन में गए ट्रस्टी लोगों के साथ में, मैं खुद भी गया था, ठीक है। तो वहाँ पर बताए, बाकी ट्रस्टियों ने भी बताया कि भाई हम सब अलग अलग समाज से, सबकी वहाँ पर श्रद्धा है और वो 7 पीरों से बहुत कुछ मिला है, मुझे ही नहीं सबको बहुत कुछ मिला है। अभी जो अजीत जो है हमारा एक जो साथीदार है, वहाँ पर जो रात को दरबार बढ़ाता है, यानी रात को पूजा अर्चना करके जो दरबार को बंद करता है, अजीत परदेशी उसका नाम है। तो उसको उसके पिताजी लाते थे और उसके पिताजी को उसके पिताजी लाते थे। वो तो बोलता है कि 150 सालों से मैं दरबार से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे घर के ऊपर ये 7 पीरों की बहुत कृपा है, ठीक है। तो जब हम पुलिस स्टेशन में गए और वहाँ पर जो हमने निवेदन दिए मुंबई नगर पुलिस स्टेशन के PI को कि सर देखिए ऐसा सा मामला है और ये जितने भी लोग आए ये कुछ जमा की हुई पब्लिक नहीं है, यहाँ पे श्रद्धालु जो दरबार के मेंबर है वो ट्रस्टियान हम सब आए हैं और ये ऐसा कोई फसाद नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अजीत परदेशी भी थे, संतोष वाडेकर भी है जो ट्रस्टी है, महेश मंडाले भी, हम सब लोगों ने ऑफर दिया। उनको देने के बाद हमने उनको ये बताया कि इंस्टाग्राम पे चल रहा है सर ये जो लोग वायरल कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर आप चौकसी करो। तो उन्होंने बोले ठीक है मैं देखता हूँ, ठीक है। फिर 2 दिन के बाद जब गए तो बोले साइबर क्राइम का है, फिर हमने साइबर क्राइम को भी दिया था, CP ऑफिस को भी दिया था, सब जगह पे हमने देने के उसकी OC लिए, ठीक है। और जब बाद में फिर वापस PI साहब के सब पूरे ट्रस्टी लोग जब जा रहे थे तो मैं भी गया था उनके साथ में। तो पर्सनली मैंने उनको पूछा है PI साहब को, सर आप कार्रवाई कब करोगे? तो सर मुझे बताते हैं कि मैं वरिष्ठांशी बोलता हूँ। तो वरिष्ठांशी कभी बोल रहा रे, बराबर। मतलब आपने तकरार राइटिंग में दे दी लेकिन अभी तक उस पर कोई FIR दाखिल नहीं हुई। दूसरा ऐसा वरिष्ठांशी बोलते हो। उसके बाद ऐसा हुआ सरफराज भाई कि उन्होंने 11 तारीख को लगभग 12 तारीख को उन्होंने 2 होमगार्ड और 2 पुलिस वाले भेजे, पुलिस प्रोटेक्शन बोल के, ठीक है। बोले प्रोटेक्शन दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप हमारे ऊपर विश्वास करो। और जैसे जैसे दिन निकलते गए 15 तारीख नजदीक गए तो कुछ हुआ नहीं, बट उन्होंने वो फोर्स बढ़ाते गए। तो मैं उनको बोला भी सर ये फोर्स क्यों बढ़ रही है? नहीं, बोले कैसा है कि अभी आपने निवेदन दिया था हमको, आपको बोले प्रोटेक्शन तो देना ही है, आपकी जो दरगाह है जो आपकी आस्था उसको हमको प्रोटेक्शन देना है। प्रोटेक्शन उन्होंने दे दिया, ठीक है। फिर जब 22 तारीख की जब पोस्ट आई तो फिर से हम लोग उनके पास गए। तो मैं बोला सर ये कब होंगी कार्रवाई? तो बोले उनका बोलना यही था PI साहब का कि वरिष्ठांशी बोलते हो और ये साइबर क्राइम के अंडर में आता है। तो साइबर क्राइम को भी ऑलरेडी हमने अर्जी दिया हुआ है, तो उसके ऊपर कुछ सुनवाई नहीं हुई, ठीक है। ये 21 तारीख की रात को जब थोड़ा सा हमारे को डाउटफुल लगा, ट्रस्टी लोग और जो श्रद्धालु थे उतने ही लोग वहाँ पर थे। इन लोगों ने 12 बजे वहाँ से हमको निकाल दिया, 11:45 बजे, और हमको ये कहा गया कि भाई ऐसा है कि जो दूसरे समाज के लोग वहाँ आने वाले, आप अंदर रहोगे तो माहौल बिगड़ सकता है, किसी ने कुछ पथराव कर दिया या कुछ बात बढ़ गई तो आप इसलिए आप घर पर जाओ। तो फिर भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे 5 लोगों तो भी रहने दो। जो हमारे जो पुजारी है तौसीफ सैयद करके जो वहाँ पर जो पूजा अर्चना करते हैं उनको और उनके अभी 4 लोगों को रहने दो। तो उन्होंने बोला नहीं, बोले अभी कैसा है आप बात को समझो, आप हमारे ऊपर भरोसा करो, इतनी बड़ी फोर्स है, आपका जो ये आस्थाना है इसको कुछ धक्का लगेगा नहीं और आप हमारे पे भरोसा करो। देखो मतलब साहब निकलते टाइम में मैंने उनको ये बोला था और वहाँ पर जो SRPF के जो तो लीडर थे साहब उनको भी बोला, मतलब सर हम लोग जा रहे हैं। नहीं बोला आप एकदम बिन फिक्र रहो, बोले दरगाह के ऊपर कोई आँच नहीं आएंगे बोले, और हमारा पूरा पुलिस प्रोटेक्शन है। वो होने के बाद में वहाँ से हमको निकाला गया पूरा। आप लोग निकले तो आपको कोई लेखी पत्र दिया गया था कि यहाँ से आप लोग बाहर निकले? नहीं, उन्होंने तोंडी बोला था, उन्होंने ये बोला था कि पुलिस प्रशासन के ऊपर आप भरोसा रखो। मतलब वहाँ से निकलने के लिए भी ओरली बताया गया? ओरली बोला, कार्रवाई करने का कोई कागज दिया गया? कुछ भी नहीं दिया गया। 15:15 मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद वहाँ पर था और जो मेरे साथी अभी है नहीं यहाँ पर, मैं उनको आपके जो धार्मिक स्थल पर कार्रवाई हुई उसका कोई लेखी पत्र आपको नहीं दिया गया? जाने के लिए कोई लेखी पत्र नहीं दिया गया? नहीं। अब कार्रवाई होने के बाद में आपने कोई लीगल एक्शन लिया है, कोई पत्र व्यवहार किया है अधिकारियों के साथ? नहीं, जैसे भी उसके बाद में ऐसा हुआ कि रात भर फिर हम लोगों को चैन ही नहीं था। हम लोग द्वारका सर्कल के ऊपर ही बैठे हुए थे, बस स्टैंड पे बैठा हुआ था भाई मैं। 2 बार पुलिस वाले बोले भी कि आप घर पे जाओ, तो नहीं बोला हम बैठे, हम किसी का वेट, हम वहाँ पर बैठ गए रहे, द्वारका सर्कल पे हम बैठे हुए थे। उसके बाद में जब हमको ऐसा लगा कि भाई अभी कुछ हो सकता है, तो हम पूरे जितने ट्रस्टी थे और श्रद्धालु हम सब द्वारका सर्कल के ऊपर ही बैठे हुए थे। और सुबह में जब कार्रवाई जब हुई ना, तो यकीन मानो आँख से तो आंसू जा रहे थे,
पर दिल भी रो रहा था, मेरे अकेले का ही नहीं, ट्रस्टियान का भी, जितने श्रद्धालु हैं उनका भी। तो एक हिसाब से ऐसा है कि आज से आगे तो मुझे पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, पूरी तरीके से विश्वासघात हुआ है। आगे क्या तैयारी, लीगल वे से जाने की क्या तैयारी? लीगल वे सब जो भी ट्रस्टियान करेंगे उनके साथ तो हम खड़े हैं। पठान साहब, हमने सुना है कि जो दो समाज में तेड़ निर्माण करते हैं उन लोगों के खिलाफ में आपकी एक्टिविटी चलती रहती है। हाल ही में आपने कुछ कार्रवाई भी करवाई है। ऐसे जो लोग जो दो समाज में तेड़ निर्माण करते हैं उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। हेड स्पीच के ताल्लुक से नितेश राणे पे हमने गुना दाखिल किया है, उसमें हमारा जवाब भी हो चुका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे आज दिन तक कुछ भी नहीं हुआ है। हमने रामगिरी पे कार्रवाई की, हमने रामगिरी पे कंप्लेंट की, लेकिन प्रशासन शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट की सारी गाइडलाइन होने के बावजूद भी ये लोग कुछ करना नहीं चाहते। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये इन्होंने बनाया हुआ एक ढंग है जो बना के रखते हैं ये लोग, और इन्होंने अपने राजकीय फायदे के लिए ये सब जो कुछ भी सोचे छोड़े जाते हैं। कभी मस्जिदों में घुस के मारेंगे, कभी क्या करेंगे, कभी कुछ डराते हैं, कभी कुछ डराते हैं। ये सब चीज़ों का जो दहशत का एक माहौल बनाने की कोशिश की है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नज़र नहीं आता। ये हेड स्पीच के जो अपने नौजवान बच्चे शिकार होते हैं उनको किस तरीके से इसको हैंडल करा जाए, उसके लिए एक संदेश। मैं तो ये चाहूँगा कि जहाँ पे भी आपको हेड स्पीच मिले तुरंत ही आप साइबर के अंदर गुना दाखिल कीजिए। और एक अभी हमारा कुछ निर्णय लेने के लिए मैं महाराष्ट्र के हमारे जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं वो अभी अगले हफ्ते बैठने वाले हैं। रमज़ान की थोड़ी सी गड़बड़ होने की वजह से शायद रमज़ान के बाद में इसका डिसीजन हो, लेकिन इस हेड स्पीच के ऊपर हम हाईकोर्ट के अंदर एक PIL दाखिल करने की कोशिश करने वाले हैं। एज अ ट्रस्टी ये जो कार्रवाई हुई है, अधिकृत है अनधिकृत है, ये तो शासन प्रशासन अपने कागज़ों पे पता नहीं मांगता, लेकिन शासन ने कोई ऐसी लीगल नोटिस आपको दी नहीं कार्रवाई करने के टाइम में भी और वहाँ से निकालने के भी टाइम पे। अब आप शासन प्रशासन के खिलाफ में कोई लीगल एक्शन लेने वाले हैं, नहीं लेने वाले हैं? 100% लेंगे ना सर। हमारे को आपको मैंने बताया हो कि भाई हमको कभी हाई कोर्ट से न्याय भी नहीं मिलता है तो हम तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे सर। नौजवान पीढ़ी जो अभी ये सब चीज़ों को देखते हुए पैनिक हो रही है, बच्चे कंफ्यूज है, नौजवान पीढ़ी क्या करे क्या नहीं, उनको क्या संदेश दें? सर सीधी बात है कि भाई हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ का फॉलोअप करके हर चीज़ जाके वहाँ मुकम्मल करें। जैसे अपना खुद का ख्याल, घर का, अपने फैमिली का ख्याल रखते हैं, वैसा जो प्रॉपर्टी जो है, जो वक्त की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की राह में की जो प्रॉपर्टी है, उसको सिर्फ पूरी तरीके से सेव करें। एक लॉयर होने के नाते और एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लॉयर होने के नाते इस कार्रवाई को आगे कहाँ तक ले जाना है और एक नौजवान पीढ़ी को इस तरीके के अगर सिचुएशन आते हैं तो उन्होंने कैसे हैंडल करना, वो एक मैसेज आपसे चाहिए। मेरा तो इतना बोलना है नौजवान पीढ़ी को कि जो कायदेशीर काम कर रहे हैं उन पर भरोसा करे, कायदा अपने हाथ में ना ले। और सातपीर बाबा की दरगाह की बात रही तो कागज़ पत्तर ट्रस्ट के पास भक्कम है, प्राइमा फेसी डॉक्यूमेंट है कि ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और जुने ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने पास कि ये प्रॉपर्टी दरगाह की है। तो दरगाह को कुछ होगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता। इतना है कि अपनी बाजू मानने में हम किधर कम गिर गए पुलिस प्रशासन के सामने, जिसकी वजह से या तो कॉरपोरेशन ने पुलिस प्रशासन को गुमराह करके कल की कार्रवाई कर ली। इसलिए हम हमारी बाजू मानने के लिए कल हाईकोर्ट जा रहे हैं इंशाल्लाह, और हाईकोर्ट से जो कुछ भी आगे के ऑर्डर होंगे आपको हम बताएंगे। और जो भी नौजवान है कोई भी गलत काम मत करो, कायदा की मदद सबको है, संविधान ने सबको अधिकार दिया और संविधान के दायरे में रह के ही लड़ेंगे। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले नौजवान, सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट, सबको आपने सुना, ये लोग पूरे सक्षम है कागज़ के जो कार्रवाई है उसको करने के लिए। नौजवान पीढ़ी को यही संदेश दिया जाता है कि कानून व्यवस्था बना के रखे, कोई भी कायदा हाथ में ना ले और कोई भी अफवाहों के सिलसिले में ना पड़े, जिम्मेदारों से संपर्क करे, ट्रस्टियों से संपर्क करे। फिलहाल में मस्जिद जो सातपीर दरगाह की जो स्टेटस है वो सिर्फ और सिर्फ गेट और साइड के दीवारें काटी गई है। मज़ार पूरी तरीके से सेफ़ है, मज़ार को किसी किस्म का धक्का नहीं लगा है और किसी किस्म की मज़ार पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर भी इससे इतर कोई अगर जानकारी हमारे पास आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाई जाएंगी। जय हिंद, खुदा हाफिज़। अन्याय अत्याचाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी AVP नाशिक TV चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।